नमस्कार, पेश है तकरार। मैं हूं मनोज रघुवंशी, आप सबका स्वागत है। हमें से बहुत का सपना है कि सन 2020 तक यानी अगले 14 साल में भारत एक विश्व शक्ति बनेगा। कोई कहता है भारत एक विश्व गुरु बनेगा, कोई कहता है विश्व गुरु विश्व शक्ति दोनों मिला के बनेगा। एक समय था जब हम सोने की चिड़िया हुआ करते थे, हमको खोजने के लिए यहाँ पे लोग आते थे। कोलंबस भी चला था इंडिया को खोजने के लिए। उसके बाद इन्वेजन्स हुए, हमको लूटा गया, हम गुलाम रहे। लेकिन अब हम आज़ाद हैं और अब हम दोबारा, कई सिम्टम्स हमको दिखाई दे रहे हैं सुपर पावर बनने के। हमारे लड़के गए यूएस में, उन्होंने इतना अच्छा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना अच्छा नाम कमाया, इतना अच्छा पैसा कमाया कि मतलब यूएस जैसे देश को प्रोटेक्शनिस्ट वॉल खड़ी करने की ज़रूरत महसूस हुई, वगैरह वगैरह कई एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन अब जो भारत सरकार का एक इरादा है कि 27% रिजर्वेशन दिया जाए केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में, जैसे आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसी संस्थानों में, इससे मतलब ये टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में मेरिट का कॉम्प्रोमाइज़ होगा। इसकी वजह से क्या हम नुकसान सहेंगे कि हमारा फ़ायदा होगा? क्या इस आरक्षण की नीति से, अगर ये लागू हो जाती है तो आरक्षण की नीति से क्या भारत के विश्व शक्ति बनने के सपने में मदद मिलेगी कि ये बाधा बनेगी? ये नीति, दो पक्ष हैं। एक पक्ष कहना है कि बिल्कुल मदद मिलेगी, इस आरक्षण की नीति से ही भारत का ये सपना साकार होने में बहुत अच्छा रहेगा। दूसरे पक्ष कहना है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरिट का कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और बिल्कुल नुकसान होगा इसमें। पहले, नुकसान क्यों होगा? आप अगर देखें तो एक तैरते हुए इंसान के पाँव में अगर आप एक पत्थर बांध दें और उससे कहें कि आप तैरते रहिए, तो क्या कोई तैर सकता है? उसका डूबना स्वाभाविक ही है, वही होने वाला है। अगर उसको चाहते हैं कि आप वो तैरे, वो वैसा तैरे, तो इस चीज़ के लिए जो डेवलपमेंट है वो इंसान तैरता हुआ इंसान है, और जो पत्थर है वो रिजर्वेशन है। अगर आप बांध देंगे उसके पाँव में तो वो आपका डेवलपमेंट इंसान जो है वो तैर नहीं पाएगा। जिस डेवलपमेंट की बात यहाँ बताई जा रही है, क्या उस विकास में जो देश का, इस भारत देश का जो पिछड़ा और जो दलित और आदिवासी तबका है, क्या उसका कोई योगदान नहीं है? जो आज ये बात कही जा रही है कि उसके पैर में अगर पत्थर बांध दिया और उसे तैरने के लिए, ये पत्थर बांधे किसने हैं? इस व्यवस्था ने बांधे हैं, इसका यहाँ की जाति व्यवस्था ने बनाए हैं, जो ये तय कर चुका है कि इस तबके को, इस खास तबके को किसी भी विकास के उस विकास के उस मंजर तक नहीं पहुंचने देना है, उसके पैरों को बाहर पीछे खींचते रहना है। मुझे लगता है कि लोगों में इस तरह की जो भावना है ये बहुत गलत है। ये बहुत गलत है। जो सदियों से जिसे वंचित रखा गया है, जिसे हाशिए पर फेंक दिया गया है, क्या आज वो उसे आज भी आज़ादी के 60 साल के बाद भी, 6 सदी के बाद भी ये कहना, किसी को कहना, ये बहुत गलत तरीका है। आपने कहा कि जो दलित और आदिवासी तबका है उसको ऑप्रेस करा गया, बिल्कुल सही करा गया, मैं बिल्कुल मानता हूँ। और ये जो हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनीज ने शुरू में कहा था कि अब ये दो तबके हैं, दुनिया में कभी भी कोई सफ़ेद और काला चीज़ नहीं होता, हर चीज़ में कुछ ग्रे रंग होता है, हर चीज़ के अंदर। तो हम किसी भी कारण से, ये जो एजुटेशन हुआ था, हम किसी भी कारण से दलित और आदिवासियों के रिजर्वेशन खिलाफ नहीं थे, और उसका एजुकेशन होना चाहिए और वो रिजर्वेशन बरकरार होना चाहिए। बल्कि अगर बढ़ाया भी जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। आई बिलीव इन कम्युनिज्म, आई बिलीव इन द प्रिंसिपल्स ऑफ मार्क्सिज्म, आई डोंट बिलीव इन कास्ट, बट आई एम टॉकिंग ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज इन दिस कंट्री, बिकॉज वी टॉक ऑफ कि we will be a superpower. We cannot be superpower till the time farmers are dying in Andhra Pradesh. Why are farmers dying in Andhra Pradesh? Why are people dying of hunger? Why are people committing suicide? उदित राज जी, हमारा सवाल है, क्या हमको आरक्षण की नीति से विश्व शक्ति बनने में सहायता मिलेगी? यस, भारत में सभी तबकों को साझेदारी, भागीदारी अगर प्रत्येक क्षेत्र में नहीं दी गई तो भारत कभी सुपर पावर नहीं बन सकता। आज अमेरिका अगर सुपर पावर है, इसलिए है कि वहाँ जो लोग रह रहे हैं, सारे वर्गों को, सारे तबकों को उन्होंने भागीदारी दी। 1930 में आईबीएम कंपनी ने, जो निजी क्षेत्र में है, उसने आरक्षण दिया। वहाँ के व्हाइट इंडस्ट्री आरक्षण दिया, आप स्वीकार आरक्षण दिया बाद में नहीं है। सर, मेरा सवाल है आपसे, उदित राज जी का कहना है कि अमेरिका आज सुपर पावर है,
क्योंकि वहां आरक्षण है। क्या यह बात सही है? ऐसा है, एक स्टेज तक अफर्मेटिव एक्शंस थे बट नॉट द डिस्क्रिमिनेटरी एक्शंस। एक स्टेज के बाद में अमेरिका में दे हैव टेकन ए रिवॉल्ट बैक, दे हैव टेकन ए रिवर्स पॉलिसीज and now they are reducing their all whatever reservation they were providing, they are reverting। एक मिनट बात बताना ये चाहता हूं, एक बीज जो है ना, भारतवर्ष एक बीज लगाने के बाद में उसको आप पेड़ सीधा नहीं बना सकते। भारतवर्ष सवाल ये नहीं है। पहले जब 100% रिजर्वेशन था मैं आपको क्षत्रियों जवाब का, देता हूं, मैं जवाब ब्राह्मणों देता का, वैश्यों का, तो मुगल आए, तरतर आए, शक आए, हुण आए, कुशान आए, सीथियन आए, डच आए, ब्रिटिश आए, सबने मारा, सबने गुलाम बनाया। कहां विश्व शक्ति था? जब से आजादी के बाद आपने सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया है, तब से भारत गणतंत्र मजबूत नहीं, हुआ है। इसलिए नहीं, भारतवर्ष ज्यादा मजबूत इसलिए हुआ है। नहीं, और इसलिए नहीं, ये कहना नहीं कि हुआ है। आप आरक्षण के बाद मैं आपको भारत बताता हूं क्यों गरीब हुआ है। बनेगा, मुझे नहीं लगता है मैं आपको कि बताता ऐसा हूं। होने वाला है। दूसरी बात, जो बच्चे इंग्लैंड पढ़ करके गए हैं उनसे ज्यादा सऊदी अरब से पैसा आ रहा है, और इसलिए ये कहना कि आईआईटीज और आईआईएम में मेरिट होती है, ये बिल्कुल नितांत गलत है। ये गलत है। एफर्मेटिव एक्शन में कोई परसेंट फिक्स नहीं हुई है, इंडस्ट्री खुद डिसाइड करती है। अगर 2 कैंडिडेट आते हैं और एक ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन है और एक वाइट है और दोनों बराबर के हैं, तब उसको प्रेफरेंस होता है। However, मेरिट पे कॉम्प्रोमाइज 1965 तक अमेरिका में अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, सुपर पावर की कंडीशन ये है कि अमेरिका ने दुनिया का रोंदा है। द पॉइंट इज कि when the poor, the oppressed people of this country are brought into the mainstream, India will become a superpower. Yes, but this policy of reservation in which the creamy layer is not excluded. जब ऊपर का तबका, के.आर. नारायणन जब प्रेसिडेंट था, उनकी लड़की आईएफएस अफसर बन गई कोटे से। अब बोलिए आपने 2-3 बातें कही, हम लोगों को भी, और मैं कहूँगा बहस ऐसे हो नहीं पाएगी। आपने अफर्मेटिव एक्शन की बात कही, आपने रिजर्वेशन की बात कही, आपने कहा कि इनको मिलना चाहिए, इनको नहीं मिलना चाहिए, 3-4 सवाल खड़े किए। उदित राज जी ने एक बात कही, और मैं उसके बाद ये चाहूँगा कि हमारे साथ में कृष्ण साहब हैं, रिटायर्ड बहुत सीनियर आईएएस अफसर हैं, और ये रिजर्व कैटेगरी से नहीं आते, इनकी ओपिनियन हम लोग सुनेंगे। लेकिन आपकी 3-4 बातों के मैं जवाब देता हूँ। मैं भी सरकार में मिनिस्टर रहा हूँ। मैं जो एंटी रिजर्वेशन के लोग हैं वो मेहरबानी करके लॉ पढ़ें। ये लड़ाई मानसिकता की लड़ाई है। उन सज्जन ने बात पूरी करने दीजिए पहले, अभी बीच में नहीं बोलेंगे आप। उन सज्जन ने ये कहा कि हमारे तैरते हुए आदमी के पैर में पत्थर बांध दिया। इसी मानसिकता का झगड़ा है। कोई बहुत बड़ी नौकरियों का हम लोग फैसला नहीं कर रहे, कोई बहुत बड़ी उच्च शिक्षा में बहुत सीटों का फैसला नहीं कर रहे। इस मानसिकता से लड़ाई है जो अपने आप को तैरता हुआ समझते हैं और दूसरी चीजों को पत्थर का बीच में मत बोलिए। मैं सरकार में मिनिस्टर रहा हूं और बहुत लंबे वक्त तक रहा हूं। इसी रिजर्वेशन पर मैं अपनी पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आया, वहां सरकार हारी। एफर्मेटिव एक्शन की बात करते हैं, आप पूरी बात नहीं चाहते। टाइम्स ऑफ इंडिया में अभी पिछली 25 तारीख को पब्लिश हुआ, इंटरनेशनल कंपनीज जिनकी तादाद 11 है, अगर उनका बिलियंस में रिकॉर्ड किया जाए तो पूरे हिंदुस्तान से उनका टर्नओवर ज्यादा है। उन्होंने कहा है एफिडेविट दे के सुप्रीम कोर्ट में, अमेरिका के में, वी कैन प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। उन्होंने कहा है जब तक सारे लोगों को हम मौका नहीं देंगे कभी कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। देखिए, हमारा सवाल केवल एक है कि क्या रिजर्वेशन आरक्षण की नीति भारत को विश्व शक्ति बनने में मदद करेगी कि बाधा बनेगी? हम केवल इस बात का जवाब खोजेंगे एक ब्रेक के बाद।